ट्यूशन प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई लिखाई करते हुए समाज को एकजुट रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति से आज हम बात करने जा रहे हैं जो कलकत्ते महानगर में उनके नाम कहीं भी हर जगह देखा जाए तो गूंज रहा है। आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं अशोक झा जी से, उनके बारे में कि किस तरह वो समाज को एकजुट लेकर चल रहे हैं, खासकर मिथिला के लोगों का। अशोक जी, आपका नमस्कार चैनल में। नमस्कार। भारत टुडे के संपादक के रूप में आपने हमारा ये साक्षात्कार लेने का जो कार्यक्रम बनाया है, मैं उसके लिए हमारे जो चैनल है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दीपावली का मिथिला में दियावाती, हिंदी में दीपावली, छठ आने वाली है, विजयादशमी बीत गया है, तो त्योहारों के इस रंग में हम मिथिला के रंग में रखना चाहते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देना। धन्यवाद आपका। मिथिला, आप शुरू से ही काफ़ी आपका परिवार संघर्ष भरा रहा है कलकत्ता में आके, और आज एक ऊंचाइयों पर हैं आप। इतने लोगों को, हजारों लोग को आप लेकर चल रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मेरा जन्म 1957 में हुआ और कलकत्ता महानगरी में हुआ। मेरे पिताजी मछुआ के फल के आढ़त थे और मछुआ में फल का एक अपना व्यापार हुआ करता था, जो अभी मेरा छोटा भाई देखता है। लेकिन मैं अपने छात्र जीवन से ही सबसे पहला मेरे को जो ब्रेक मिला वो हमारे दिगंबर जैन शिक्षालय का मैं छात्र था और हमारे हेडमास्टर डॉक्टर बुद्धिनाथ झा हुआ करते थे, जो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने मुझे अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में क्लास 6 में जब था, तब से मुझे पक्ष और विपक्ष में किसी एक भूमिका में बोलने के लिए मजबूर किए थे। एक बार की घटना मुझे याद है कि मैं जब कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, तो चूंकि मेरे चाचा हुआ करते हैं मधुबनी के, हाँ एकदम, मैं उन्हें इसलिए याद कर रहा हूँ कि मेरे बोलने की जो कला है या मेरी पहचान जो है वो एक भगवान जाने, ये भगवती जानती है कि मैं अच्छा बोलता हूँ कि खराब बोलता हूँ। लेकिन आपके चाचा जी थे? मेरे चाचा जी थे, वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के 7 बार चयनित लोकसभा के सदस्य थे, कॉमरेड भोगेंद्र झा। मैं उस परिवार से। पहले के लोगों में इतनी एकजुटता भी थी कि मतलब आगे बढ़ाने की एक नीति थी, निश्चित रूप से। और अभी नहीं देखा जा रहा। और मेरे जो अभी तो खैर उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे स्कूल के जो हेडमास्टर थे डॉक्टर बुद्धिनाथ झा, वो भी मिथिला के थे और उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा कि तुम कॉमरेड भोगेंद्र झा के परिवार के लोग हो, तुम अगर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे तो कब कौन लेगा? तो मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चालू किया और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता के 6ठी क्लास से लेकर माध्यमिक तक, यूं कहें तो स्कूल फाइनल के परीक्षा तक मैं प्रथम आता था। और शील्ड मुझे अगर मिलती थी तो एक कामनी अग्रवाल बोल के सेठ सूरजमल जाराम की एक छात्रा हुआ करती थी, वो सेकंड होती थी तो उसको प्राइज मिलता था और मैं प्रथम होता था तो मुझे शील्ड मिलता था। और वही मुझे स्टेज पे बोलने की कला की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार किया था। और मेरे यहाँ के मिश्रा गुरु हुआ करते थे, आजकल मिश्रा, वो लिख के देते थे 5 मिनट में बोलना है और मैं रखता था। और उसके बाद मैं नाट्य जगत में जब आया तो स्वर्गीय त्रिलोचन झा जी का निर्देशन में मैंने अपने स्कूल लाइफ में हरप्पू मल्लिकार्जुन का नाटक मूनलाइट सिनेमा हॉल में किया। वहीं से नाटक की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये मेरा प्रारंभिक है। उसके बाद मैं माध्यमिक पास करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, उमेशचंद कॉलेज में जब मैं पढ़ता हूँ तो चीनू हाजरा उस समय छात्र परिषद का हुआ करता था। ये 71-72 की बात है। उस समय सिद्धार्थ बाबू का तो उस समय जन्म ही नहीं आउट गोइंग था और मैंने अंतिम पड़ाव में कांग्रेस था, लेकिन आई वाज अनकंटेस्टेड जनरल सेक्रेटरी फॉर 4 इयर्स इन उमेशचंद कॉलेज छात्र परिषद का। मैं पहला हिंदी भाषी हूँ जिसे कांग्रेस, उस समय तो सभी कांग्रेस करते थे, ममता दीदी भी कांग्रेस थी, तो उस समय मुझे छात्र परिषद करके
आनंद आया था जी। और मैं छात्रों की राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार मैं छात्र परिषद, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य तक सुदीप बंदोपाध्याय ने मुझे बनाया। लेकिन 98 में जब तृणमूल कांग्रेस की गठन हुई तो गठन होने से पहले ममता दीदी ने अहिंसा प्रचार समिति हॉल में ग्रास रूट कांग्रेस का एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय मंगूराम मास्टर हुआ करते थे, चिंतामणि राय हुआ करते थे, सुधांशु सेठ हुआ करते थे, रंजीत शाह हुआ करते थे, संतोष रोध हुआ करते थे, देवकी बाबू हुआ करते थे, रामकृष्ण सरावगी हुआ करते थे। तो ममता दीदी ने जो ग्रास रूट कांग्रेस का जो गठन की उसकी पृष्ठभूमि भी बड़ा बाजार से ही चालू हुआ था। और उस समय ममता बनर्जी का जो ग्रास रूट बड़ा बाजार की देन और हिंदी भाषियों ने ममता दीदी को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था। उस समय वो युवा कांग्रेस करती थी और मैं युवा कांग्रेस का जिला का महासचिव हुआ करता था और एक हमारे जो सज्जन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अहिंसा प्रचार समिति दिगंबर जैन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ खजाखट। उसमें सोवन देव चट्टोपाध्याय थे, सुब्रत मुखर्जी थे, बहुत सारे पुराने नेता थे। तो उस समय हिंदी भाषियों ने ममता दीदी को दोनों हाथ से आशीर्वाद देके उनको कहा था कि तुम आगे बढ़ो, हिंदी भाषी तुम्हारे साथ। उसके बाद 98 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। तो आई वॉज द फर्स्ट मैन। और ये समझिए कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब 98 का तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ उस समय गांधी मूर्ति के पास में ममता दीदी 1 जनवरी को घोषणा की। उस समय अगर ममता दीदी को अगर अजीत पाजा नहीं मदद किया होता तो दल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होता। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को जानना आजकल के तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन अभी तो तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरे दाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो अभी उन बातों का इतिहास का चर्चा में जितना करूंगा मैं काफी बदलाव आ गई। तो 98 में इंडोर स्टेडियम में होता था कांग्रेस का अधिवेशन और आउटडोर हुआ था ममता दीदी का। हम लोग भीज के पानी में, मैं था, विमल सिंह शेखावत थे, उस समय तत्कालीन इजराउल हक खान था, शाहजहां खान था, ये तमाम मुसलमान माने उस समय एक सैलाब आया था और सीपीएम के विरुद्ध लड़ने की जो मानसिकता थी वो ऐतिहासिक और पूरी भगवान जाने बहुत था और अलग रुतबा था। और उस समय मामाटी मानुस नहीं था, उस समय मूल्यबोध की राजनीति थी। उस समय ममता दीदी के बैनर के नीचे लिखा जाता सच्चाई की प्रतीक। मूल्यबोध की राजनीति का सफर 98 में प्रारंभ हुआ और सबसे बड़ा सौभाग्य मैं ये मानता हूँ कि 98 में जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ उस समय जो 5 लोग गए थे इलेक्शन कमीशन दिल्ली में सिंबल लाने के लिए, उसमें एक मुकुल राय थे, एक संजय बख्शी था, एक मैं था, एक ममता दीदी थी और एक सुब्रत बख्शी था। ये 5 आदमी तृणमूल कांग्रेस का संगठन का सिंबल लेके आया था और ममता दीदी ने कहा था कि अशोक तुम्हारी जिम्मेवारी আছে, तुम ये सिंबलটাকে মানুষের কাছে ছেড়ে दो। तो मैं पहले आया था और सारे बड़ा बाजार में डंके के चोट पे तृणमूल कांग्रेस का जो जलवा है वो जलवा प्रारंभ हुआ था। और यही कारण है कि ममता दीदी ने 98 में जब गठन की तो प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय संजय बख्शी को बनाया गया और मैं बड़ा बाजार जिला का प्रथम अध्यक्ष बना। उसके बाद मदन मित्रा का रिजम आता है। मदन मित्रा के रिजम में जब वो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ पश्चिम बंगाल का, तो ममता दीदी ने बुलाकर मुझे पश्चिम बंगाल तृणमूल युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया। आई वॉज द फर्स्ट लकीएस्ट पर्सन जिसे ममता दीदी ने हिंदी भाषी के रूप में प्रतिष्ठापित किया। अभी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं बन गया, वो बन गया, वो बन गया, लेकिन सीपीएम के विरुद्ध लड़ने की जो जज्बाती बातें हैं, मैं समझता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के जन्म लगने के जो 98 के जो सिपाही वो आज भी उसी जज्बात को रखते हैं। और मैं तो बार बार सुदीप्ता को भी कहता हूँ कि दादा बहुत दिन तो देख लिए नए पुराने को लेकर, एक बार पुराने के हाथ में जिम्मेवारी दे दो और फिर देखो बीजेपी बड़ा बाजार से कैसे उठता है। क्योंकि लड़ने की जो मानसिकता है, मतलब नए लोग उस हिसाब, जो पुराने जो लोग थे उन्हें उस हिसाब से पुराने लोगों में समर्पण की भाव है। वो कोई भी काम करता वो अर्पण के भाव से।
तो समर्पण और अर्पण जब मेल खाता है ना, तो नया जुनून पैदा होता है। तो 98 के जो लोग हैं, वो लोग आज भी भले ही हाशिए पे हैं, लेकिन उनमें लड़ने की शक्ति जो है, मैं समझता हूँ कि अभी जो नए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। क्योंकि यात्री जी की कविता है, नव घर उठा पुरान घर खसा, माने नए लोग आएंगे, पुराने लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ए मैन विदाउट हिस्ट्री कैन नॉट इमेज अबाउट ज्योग्राफी। इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना नहीं होती है। और तृणमूल कांग्रेस के लोग इतिहास को अगर भूलते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ये दुविधा ही। अच्छा, ये अभी जो माहौल चल रहा है, आप लोग भी टीएमसी के सारे नेता उतर हैं कि बंगालियों को अदर स्टेट में मतलब परेशान जो किया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग रास्ते बोलते हैं, ये जरूरी भी है आप लोग उतर। तो कहीं ना कहीं ये अपना देखेंगे कि यहाँ भी हिंदी भाषी को क्या अस्तित्व है, यहाँ भी हिंदी भाषी को परेशान किया जा रहा है। जैसे बाहर आप लोग झंडा लेकर बंगालियों को बाहर अत्याचार हो रहा है, सब हो रहा है, इसको क्या बोलना चाहिए? देखिए, माफ कीजिएगा, ये बात पक्का है कि किसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखता हूँ कि कुछ आमरा बंगाली बोल के कुछ लोग जाते हैं और हिंदी भाषियों के ऊपर में अत्याचार करते हैं। अगर ममता दीदी को हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ममता दीदी के दिमाग में ये बात, अगर मैं थोड़ा भी जानता हूँ तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं है। लेकिन जो सीपीएम से आए हैं तृणमूल कांग्रेस, उनकी मानसिकता आज भी ममता दीदी के प्रति अर्पण और समर्पण की भाव नहीं है। वो चाहते हैं कि किस प्रकार पार्टी कमजोर हो, और कमजोर होने के बाद में फिर वो उड़ के उसी डाल पे जाएं जिस डाल से वो आए। और हिंदी भाषियों से मेरा अनुरोध कि हम लोग जो है ना, अपनी जिम्मेवारी निर्वहन नहीं करते। कैसे निर्वहन इसलिए नहीं करते हैं कि मैं श्रमिक संगठन से भी जुटा हुआ, जो कमती है, जादव है, कुर्मी है, कहार है, वो लोग अचानक आते हैं, कहते हैं कि भैया हम 2 दिन ले गाँव जाए छिए। क्यों? बोला मालिक के नहीं कहलिए है, अपना मोने जाए छिए, अहाँ कोनो गड़बड़ हेते तो संभाल ले। माने हम जा रहे हैं, मालिक को नहीं बोले हैं, आने से जरा आप संभाल लीजिएगा। मैं पूछता हूँ क्यों जा रहे हो 2 दिन में, ऐसा क्या है? बोला वोट है, वोट गिरा के चले आए। तो हम लालू को गाली देते हैं, हम तेजस्वी को गाली देते हैं और बोलते हैं कि हमारा सवर्णों को या हिंदी भाषियों को हम लोग मोजर नहीं देते। लेकिन सही बात तो ये है कि बंगाल में भी वोट देते वक्त में हम लोग पहले कचौड़ी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ताश खेलते हैं, उसके बाद जाते हैं वोट देते। तो जो गणतंत्र में वोट का बहुत बड़ा दाम है, ये सेंस हिंदी भाषियों में जब तक बंगाल में नहीं आएगा, हिंदी भाषियों के प्रति यहाँ खाते हैं, वोट देने वहाँ जाते हैं। नहीं, वो तो मैं उदाहरण दिया हूँ कि वहाँ के लोग, जब छोटे तबके के लोग जो दैनिक मजदूरी करते हैं, वो वोट गिराने के लिए ट्रेन पकड़कर गांव जा सकते हैं। तो यहाँ के हिंदी भाषी सुबह सुबह रात धर्म का पालन क्यों नहीं करते हैं? हम कहते हैं कि 38% की 32% हम वो कहने का मतलब यहाँ के हिंदी भाषी जो वोट देने नहीं जाते। हम लोग के हिंदी भाषी वोट देने के लिए जब जाते हैं तब तक खेला खेता उजड़ जाता है। तो सांप जब बिहार में चला जाएगा तो उसको डंडा मारने से क्या फायदा है भैया? तो हिंदी भाषियों को सजग करने की जिम्मेवारी, वोट देने के लिए जागरूक होना पड़ेगा 100%। कोई भी कीमत है उन्हें वोट तक पहुँचना। और दूसरी बात यह है कि एक समय में आनंदीलाल पोद्दार यहाँ हुआ करता था, एक समय में देवकीनंदन पोद्दार यहाँ हुआ करते थे, रामकिन सराबी हुआ करता था, के शुक्ला हुआ करता था, चिंतामणि राय होते थे, सत्यान बजाज होते थे, के शुक्ला का नाम हमने लिया है। मैं छोड़ दीजिए आप अर्जुन सिंह वगैरह का, वो लोग तो बस इधर उधर है। लेकिन ये नाम जो हमने कहा है, ये नाम हिंदी भाषियों की एक प्रतीक थे। क्या कारण है भैया? क्या फिर से देवकीनंदन पोद्दार जन्म नहीं ले रहा है? क्या कारण है कि रामकिन सराबी नहीं बन रहे हैं हम लोग? के शुक्ला को क्यों नहीं हो रहा है? आपको बड़ा ताज्जुब होगा, के शुक्ला जब बोलता था तो लगता था कि आग बरस रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है
कि के शुक्ला जब मृत्यु हुआ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका एक शोक सभा नहीं किया, तो हिंदी भाषियों ने कभी तो आंदोलन नहीं किया। दूसरी बात, ममता दीदी बांग्ला भाषा के प्रति आदर का भाव रखते हुए आंदोलन का एक पृष्ठभूमि तैयार की। हिंदी भाषियों के ऊपर में अत्याचार होता है, उसके कवि लेखक, बंगाली कवि और लेखक रास्ते में उतर के कहते हैं कि इसका प्रतिवाद मैं करता हूँ। आज तक आपने देखा है किसी हिंदी साहित्यकार को कि रास्ता में उतर के बोले कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है? कोई नहीं। तो ये किसका दोष है भैया? हमको याद है एक बार मैं कालीघाट में था, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो ममता दीदी रेल मंत्री थी। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि दीदी आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बंगाल की खाली मंत्री। उन्होंने कहा था कि मेरे से पहले केदार पांडे हुआ था, मेरे से पहले जगजीवन राम जी हुए थे, मेरे से पहले नीतीश कुमार हुए थे, रामविलास पासवान हुए थे। तो मैंने क्या उनका हाथ पकड़ लिया था क्या? वो अपने क्षेत्र में या मिथिला में या बिहार में उन्होंने काम क्यों नहीं किया? आई बॉर्न इन बंगाल, आई विल डू बेस्ट ऑफ लक फॉर बंगाली पीपुल। ये साहस हिंदू भाषियों में जिस दिन होगा, हिंदी भाषियों की तस्वीर बदलेगी। कहीं नहीं कहीं कहा जाए तो जो यहाँ के कवि है, साहित्यकार हैं, बहुत बड़े दोषी है, बस रूम में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े दोषी है। मतलब लोग उनको आशा को लेकर कोई मैं मेरा सीधा प्रश्न है, बंगाली भाषा বাংলার বুদ্ধিজীবী বাংলা ভাষার উপরে अत्याचार होले रास्ताয় नामे, हिंदी भाषियों के ऊपर अत्याचार होने से राजनेताओं को छोड़ दीजिए, बुद्धिजीवी क्यों नहीं एक जुलूस निकालता है? खाली कभी गोष्ठी कर लिए, उनको वो माला पहना दिए, उनको वो माला पहना दिए, हम सो राम धन्य हो गए। इससे तो हिंदी भाषियों का कल्याण नहीं होगा। अच्छा, अपने दरभंगा महाराज का काफी महत्व रहा हमारे, तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बंगाल और बिहार, उड़ीसा एक था और एक ही लिपि थी, वो थी मिथिलाक्षर लिपि। ठीक है, राज दरभंगा ने महात्मा गांधी के हिंदी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए वहां के तत्कालीन विद्वानों को कहा कि आप एक काम करो, आप मिथिलाक्षर में मत लिखो, आप देवनागरी में लिखो, मैथिली लिखो लेकिन देवनागरी में लिखो। विद्वानों ने उनकी बात मानकर, वो चाहे जिस कारण से हो, उन्होंने देवनागरी में लिखना चालू किया। आपको मैं बताऊं कि ये मिथिला का सबसे काला दिन था। आज हम अगर मिथिलाक्षर लिखेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि बंगला लिपि की एक ही है, एक ही बांग्ला और मिथिला लिपि लिपि है। तो मैं अगर ये कहूं कि मिथिलाक्षर जो है वही बंगला है और बंगाली भाइयों ने उन लिपि को ऑब्जर्व कर रखा, आज बंगला अपने क्षितिज पे है, हम लोग दुर्भाग्य से उस लिपि को छोड़ दिए, तो हम लोग विलुप्त हो गए। ये तो एक अध्याय है। लेकिन उसके बाद राज दरभंगा ने बंगाल को सजाने में बहुत बड़ी योगदान है। यही कारण है कि दरभंगा को लोग बोलते हैं द्वार बंद, गेटवे ऑफ बंगाल। ठीक है, राज दरभंगा की मूर्ति 1901 में बैठी डलहौजी। ऐसा तो नहीं है कि 1901 से 2025 तक अच्छे लोग नहीं आए मिथिला में, लेकिन किसी ने उस मूर्ति के जीर्णोद्धार करने के लिए उसके ऊपर में पहले मतलब अपने हिंदी भाषी चाहे जो अपने इंडियन थे जिनका मूर्ति उन्होंने ब्रिटिश ये कम गौरव की बात नहीं है। उस समय 1901 के समय, और मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं आपको कि मैं इस एपिसोड को छोड़ दीजिए कि कैसे जीर्णोद्धार हुआ। राज दरभंगा का जो कंट्रीब्यूशन था बंगाल के लिए, वो 2883 में फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर हुए थे, 1883 में। ठीक है, जिसे आज अभी एमएलसी कहते हैं। उन्होंने पहला निर्वाचित सदस्य के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो मुस्लिम जज हुए थे उनको हराया था। लैंड रिफॉर्मेशन की बात आज मोदी जी करते हैं,
लेकिन लैंड रिफॉर्मेशन के जनक राजा लक्ष्मीश्वर सिंह हुआ करते थे। ठीक है, बंगाल में रामेश्वर जूट मिल की स्थापना उन्होंने किया था। 2 जूट मिल की स्थापना उन्होंने किया था, एक रामेश्वर जूट मिल और एक सकड़ी में रामेश्वर जूट मिल। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी जहाँ पर हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी, दरभंगा हाउस। ठीक है, उसके बाद उनकी भूमिका, ये पहला मैं आपको बताऊं, उनका स्कूल का नाम है महाकाली पाठशाला हाजरा में। आप जाइएगा जरा देखिएगा, महाकाली पाठशाला की स्थापना पहला लड़कियों का स्कूल दरभंगा महाराजा ने हाजरा में खोला, तो जो आज भी चल रहा है। नहीं, लेकिन बिहार का इतना बड़ा योगदान, वो भी आज से 125 साल ऊपर। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस विश्वविद्यालय है। बंगाल की बात हो रही है, उनकी उदारता जो है ना, उनकी उदारता को आप ये भूल जाइए कि राज दरभंगा मिथिला के थे। राज दरभंगा सिर्फ मिथिला के नहीं थे। राज दरभंगा एक ऐसे, अब एकदम 40 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1858 में जन्म होता है, 1898 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 40 वर्ष के आयु में उन्होंने कलकत्ता को इस तरह सजाया था, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उसके बाद फिर रिफॉर्म के हिसाब से। लेकिन किसी का नजर उस मूर्ति पे नहीं पड़ा, जो मूर्ति 120 साल से अवहेलित था। कुछ दिन पहले तो उसके सर गायब कर रहा हूँ। मैं बताऊं, ये तो मैं ममता दीदी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे ममता दीदी, जब एक हमने धर्म युद्ध लड़ा था तो ममता दीदी ने कहा कि दल থেকে ताड़िए दो। हम बोला दल থেকে ताड़ा दो, लेकिन ये नहीं बनेगा। आई डोंट वांट टू कोट एनी स्पेसिफिक नेम, आप इशारा समझते होंगे क्या हुआ था। तो उसके बाद ममता दीदी ने मुझे फिर पटना बुलाई, नोटबंदी के विरुद्ध में मैं उनका खिदमत में हाजिर हुआ। जब तक ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, मेरे जैसे जन्म लगने के जो लोग हैं, उनके आचार को, विचार को, व्यवहार को, उनकी समर्पण को, उनकी दूर सोच को मैं कहना चाह रहा कि दीदी जब तक है हिंदी भाषी हासिल बनेगी। कैसे हिंदी भाषी हासिल है? हिंदी विश्वविद्यालय का गठन उन्होंने किया। छठ पूजा पे 2 दिन छुट्टी उन्होंने घोषित की। उसके बाद आप चलिए, ये हिंदी अकादमी की स्थापना उसने की। मैं समझता हूँ कि शायद कहीं हिंदी भाषियों को कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। संग ही संग दीदी अपना जो भी डिसीजन ले रही है सही हिंदी भाषियों में ही, हिंदी भाषियों के चलते ही, हिंदी भाषियों के ऊपर से इंस्ट्रक्शन सही आ रहे हैं। हाँ, गठन भी सही हो रहा है, कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन की वजह से। मुझे याद आ रहा है राजीव गांधी की वो बात, तो उन्होंने कहा था कि ऊपर से 16 पैसा आता है, 16 आना आता है, नीचे माँ के आधा आना लग जाता है। मैं समझता हूँ कि दीदी को भी, लेकिन मैं आगाह करता हूँ कि दीदी अगर ये सोचती है कि बंगाल में सिर्फ एक समुदाय के लोग ही हिंदी भाषी है, तो ये गलत होगा। हिंदी भाषियों का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषियों का मतलब होता है बिहार। बिहार में मिथिला हो, भोजपुर हो, मगही हो जाए, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, ये हिंदी भाषी है। लेकिन दीदी अगर ये समझे कि यहाँ का विधायक कोई एक समुदाय का लोग होगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये गलत होगा। यहाँ का विधायक हो, पार्षद हो, यहाँ जो भी हो, यहाँ का हिंदी भाषी होना चाहिए। मैं दीदी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 12 वार्ड हैं, उत्तर कलकत्ता छोड़ दीजिए, 12 वार्ड में 41 में बंगाली भाई हैं, इतना बेबाक कोई नहीं बोलेगा। 23 में बंगाली भाई हैं, 21 में बंगाली भाई हैं, 22 में बंगाली भाई हैं, या एक समुदाय के लोग हैं, तो हिंदी का झा, मिश्रा, चौधरी, ठाकुर, तिवारी कहा जाएगा भैया? मिदनापुर। तो बराबर लोग बोलते हैं कि बराबर से क्या कारण है बीजेपी जीत रहा है। अरे भैया, बीजेपी इसलिए जीत रहा है
कि आपके बारे में अप्रचार ज्यादा हो रहा है। ममता दीदी जो अच्छा काम कर रही है उसका प्रचार तृणमूल कांग्रेस का नया लड़का नहीं कर रहा है। वो बस खड़ा होता है, अभिषेक जी मेरा आइकॉन है, ममता दीदी मेरी नेत्री है। अरे भैया वो जब सीपीएम को लहराना था तब ममता दीदी की तेवर की बात करनी है। आज तृणमूल कांग्रेस के लोगों को मंच पे चढ़ के लोगों को ये बोलना होगा कि ममता दीदी ने ये काम की है। काफी उनका इतने सारे योजनाएं हैं खाली जनता के लिए, लेकिन होता क्या है, होता यही है कि दीदी करती है, उसका फल बीजेपी लेके चला जाता है और हम लोग निरीह होकर बैठे रह जाते हैं। तो इसमें दोष दीदी का नहीं है। हाँ, दीदी क्योंकि हमारी गार्जियन है तो दीदी को इस बात का अंदाज होना चाहिए कि नीचे में क्या क्या हो रहा है, और नीचे में अगर ठीक नहीं है तो ग्रासरूट तो मतलब दीदी तो बोलती है कि हम जमीनी स्तर के लोगों को बोलते हैं, तो जमीनी स्तर के लोग हैं कहाँ, सब तो हाशिए पे हैं। आप ये देखा जाए तो मिथिला विकास परिषद का गठन 1983 में संस्थापक सदस्य में भी अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उस दौरान करीब 100 लोगों को लेकर आपने शुरुआत की थी और आज ये कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए ऑफिशियल जो हमारे ये बहुत बड़ा काम है कि पूरे मिथिला के लोगों को आपने ग्रुप में पिरो कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि आप सारे जग को जीत सकते हो लेकिन मिथिला को नहीं जीत सकते हो। और मैं आपको दावे के संग कहता हूं कि सारे विश्व की पहली न्यायाधीश मिथिला ने दिया है। भामती का नाम सुने हो, शंकराचार्य से जब डिबेट हुआ तो भामती को जज बनाया गया था। तो मैं तो ये दावा करता हूं कि विश्व की पहली न्यायाधीश मिथिला की भामती थी। नंबर 2, विश्व में आचार संहिता आदर्श और जो आज के समय में जो विकृत रूप है महिलाओं का, अगर सीता को हम भूल जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम नहीं बनाया जा सकता था। ये गौरव मिथिला के लोगों को है। नागार्जुन अगर हिंदी में नहीं लिखते तो हिंदी आज उतना पुष्पित और पल्लवित नहीं होता। लेकिन अब मैं फिर बताऊं, मैंने कहा था ना कि हिंदी भाषी बड़ी दोषी है। क्या कारण है कि हिंदी भाषी मिथिला विकास परिषद के नजर में आया कि तारासुनी पार्क में यात्री नागार्जुन की मूर्ति बैठे, हिंदी वाले ने क्यों नहीं बैठाया? मेरा ये सीधा प्रश्न है हिंदी भाषियों से, साहित्यकारों से। ये काम तो हिंदी वाले का था, मिथिला का नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितनी समृद्धिशाली रचनाएं की हैं हिंदी में। हिंदी भाषी देखा जाए, हिंदी भाषी के नाम पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। कोई बिहारी समाज बना लिया, कोई बलिया समाज बना लिया, कोई गोरखपुर समाज बना लिया। राजेंद्र जी, कहीं ना एक होना चाहिए कि हिंदी भाषी एकजुट रहे तभी तो उस काम को। राजेंद्र जी करते में हमको लगता है 3600 ऐसे संस्थाएं हैं जो टुकड़ों में बटी हुई है। मैं आप लीजिएगा खबर, 1983 में जब मिथिला विकास परिषद का गठन किए थे तब तक ये भोजपुरी समाज, अवधी समाज, ये सब कुछ नहीं था। बड़ा बाजार में एक ही संस्था चलता था, काशी विश्वास सेवा समिति, नाग विश्वास संघ और हिम्मत सिंह का जी उसके देख रेख में होते थे। ये जितने बने हैं, भारत क्षत्रिय समाज में मेरे ख्याल से हमको लगता है 80 के बाद ही का हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। ये जितने खुले हैं ना, भोजपुरिया समाज, एकता समाज, मगही समाज, मैं सबका आदर करता हूँ। अपनी अपनी भाषा, विद्यापति की रचना को मैं इनको कहीं ना कहीं एक जैसे होता है कि भाषा मतलब भोजपुरी भाषा चाहे एकदम हिंदी भाषी के नाम पर एक जगह रहना चाहिए। आप देखिए कि हिंदी भाषियों का ये विडंबना है कि हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ जी, याद होगा नेताजी इंडोर स्टेडियम, ममता दीदी ने मणि प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया जी, बिहारी समाज। और उनको पता भी नहीं चला कि कब हटा दी। ठीक है, अभी हिंदी समाज का प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? जो भी है। तो मणि प्रसाद सिंह के जगह में
अगर कोई तिवारी जी होता तो हमको आनंद आता, लेकिन वो नहीं होता है। ममता दीदी ने हिंदी प्रकोष्ठ की गठन की, तो हिंदी प्रकोष्ठ का जो लोग हैं, आप उत्तर कलकत्ता का हिंदी प्रकोष्ठ को देख लीजिए, सारे उत्तर कलकत्ता का हिंदी प्रकोष्ठ का एक प्रेसिडेंट है। आज 15 साल की 20 साल से वो बना है, आज तक ये कमेटी नहीं बनी। बस उनका काम है छठ पूजा के टाइम में बड़ा होर्डिंग लगा देंगे, उसमें सुदीप दा का फोटो होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, एकदम प्रकोष्ठ बन गया बस, तो कोई उसकी मतलब ये कोई इकाई नहीं बनी, कोई इकाई नहीं, कोई काम मतलब कोई वॉइस नहीं है, तो हिंदी कहाँ से प्रगति करेगी? ममता दीदी के चाहने के देखा जाए बाद तो ये आप नॉर्थ 24 परगना के लिए हिंदी प्रकोष्ठ है, दमदम सांगठनिक जिला का है, वहाँ देख रहे हैं काफी एक्टिव। साउथ में भी सत्येंद्र सिंह जो है वो भी काफी हमारे एक्टिव है, जबकि अपना सेंट्रल उत्तर कलकत्ता में नहीं है, उत्तर कलकत्ता में हिंदी प्रकोष्ठ एकदम पूरी और तरह धराशायी वो जो अध्यक्ष है वो एक विधायक का आशीर्वाद प्राप्त है। तो अगर हिंदी भाषियों को विधायक और सांसद का आशीर्वाद से ही काम करना होगा तो गति यही हो। काम नेताओं से लेने वाला ख्वाहिश होना चाहिए। क्या कारण है ये बात अलग है। बहुत सारे लोग हमारे समाज के कहते हैं कि देखो तुमको ममता दीदी कुछ आज नहीं दी। आज देखा जाए तो हिंदी प्रकोष्ठ की ही देन है, जो एक प्रशांत किशोर आया तो उसके बाद इस तरह की कई चीजें घटना मतलब गठन किया गया, तो ममता दीदी की ही देन है कि प्रकोष्ठ के बाद देखा जाए तो कई ऐसे नेता हिंदी भाषी उभर के आए और आपको आज वो पार्षद है, कई विधायक है, मतलब हिंदी प्रकोष्ठ इकाई की ही देन है। काफी नाम है, चर्चा में सत्येंद्र सिंह है, अनिल गुप्ता है, आप बता रहे हैं, राजेश सिन्हा जी हैं, आप बता रहे हैं कि सब हिंदी प्रकोष्ठ से जुड़े उसके बाद ही। जिस तरह है आप ये कहेंगे कि सारा जहान हमारा है और सब जगह हम ठीक है, मतलब कहना चाह रहे कि हिंदी प्रकोष्ठ के जो भी हो अभी और ज्यादा उसका ज्यादा मतलब कि मेरा केंद्र है कि अगर सारे बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ ठीक है, मैं मान लिया, उत्तर कलकत्ता में क्यों नहीं? यहाँ काम सही ढंग से नहीं हो पाया। क्या हुआ? इकाई गठन है आज तक कुछ मतलब एक अध्यक्ष बना है बस, वो भी आशीर्वाद से। कितने सालों से है? 15 साल हो गया, जब से अभी तक वही। हाँ बस कोई जिला कमेटी नहीं, कोई अध्यक्ष, बस उनका काम एक ही है, बैनर बना दो, लगा दो, खत्म हो। इससे हम बोलते हैं कि सारे भारतवर्ष में हम जीत जाएंगे। और उत्तर कलकत्ता जो गंगा है जहाँ से हिंदी भाषियों का उत्थान होता है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, अशोक झा अगर जोनासको का विधायक नहीं होगा, श्यामपुर का विधायक कोई हिंदी भाषी नहीं होगा, तो कहाँ से होगा? मिदनापुर से, गढ़बेता से। उत्तर कलकत्ता में काशीपुर हमारा है, तो काशीपुर का विधायक क्यों नहीं होगा हिंदी भाषी? जोनासको का विधायक हिंदी भाषी क्यों नहीं होगा? हिंदी बोल जहाँ हो अपने हिंदी भाषियों को अगर कोई ये समझ के रखे कि हिंदी भाषियों का मतलब है एक समुदाय, तो भैया उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जरूर मन में आघात पहुंचता है। और यही कारण है कि चुनाव के वक्त में 20 नंबर वार्ड हम हार जाते हैं, 21 नंबर वार्ड हार जाते हैं, 22 हारते हैं, 23 हारते हैं, 41 हार जाते हैं, 42 हार जाते हैं, 45 हार जाते हैं। ये तो भाग्य अच्छा है कि मुस्लिम भाई हम लोग को दोनों हाथ से वोट दे देता है, तो हमारे विधायक लोग विधायक बन जाते हैं। अच्छा, बांग्ला पक्खों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बांग्ला पक्खों जो है ये इन दिनों काफी सुर्खियों में। हाँ, मैं ये इनका जितना निंदा करें वो कम है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारी नेतृत्व की कमजोरी है कि ऐसे आप, ये बंगला नया नहीं है कि लोग खाली मुखौटा बदलते हैं। एक समय आप पत्रकार हो और पुराने पत्रकार हैं, आपसे मेरा ताल्लुका आज का नहीं है। आप बताइए स्टोनमैन किसको मारता था? एक टाइम में स्टोनमैन का हवा हुआ था, रास्ते में कौन सोता था? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। इसके माथे पे पत्थर मार के मार दिया जाता था, राताराती कहाँ गायब हो गया? ये सब क्रिएटेड है, ये ओरिएंटेड है। और इस ओरिएंटेड के पीछे जो शक्ति है
उसको अगर ममता दीदी नहीं दमन करेगी तो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले समय में इसका संपूर्ण खमियाजा ममता दीदी को भोगना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आज आंवड़ा बंगाली हो चाहे कोई हो, वो किसके ऊपर प्रहार करता है? वो करता है खुमचा वाले के ऊपर, वो करता है ठेला वाले के ऊपर। कहीं ना कहीं तो बंगाली वर्ग जो भी है वो भी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो ये तो इंडिया है, आदमी कहीं भी जा सकता है, सबका रह सकता है। देखिए बंगाल में अभी भी जितने सुरक्षित हिंदी भाषी हैं, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कहीं भी उतनी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे अभी भी बड़े सहज भाव से हम एक दूसरे के करीब जाते हैं। एकदम सही है। ठीक है। और ममता दीदी का जो नजरिया है ना, वो नजरिया मैं फिर कहूँ, उनके दल में कौन क्या करता है मैं उससे नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन ममता दीदी के कान में अगर कोई बात जाती है हिंदी भाषियों के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी तत्परता के संग उसका निदान करने का सोचती है। लेकिन ममता दीदी तो के ऊपर तो काफी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत अगर ये छोटे छोटे बातों को अगर नीचे के लोग नहीं ठीक करें तो उनका उल्लू स्वार्थ होता है, सिद्ध होता है, खमियाजा ममता दीदी को भुगतना पड़ता है। और लोगों में एक आक्रोश आ रहा है कि ममता दीदी शायद हिंदी भाषियों को नहीं देती, जबकि सच्चाई ये है कि ममता दीदी ने हिंदी भाषियों के लिए जो संगठनात्मक क्षमता है उसकी फ्री हैंड दी है। लेकिन संगठन के लोग अगर उसको, मान लीजिए हमारे हाथ में एक कलम, तो कलम बनाने वाले ने तो इसका संरचना किया था अच्छे लेख लिखने के लिए, और इसके नींव से अगर मैं आपके कान में भोग दूं तो मैं कलम बनाने वाले का क्या दोष है भैया? ये तो हमारा दोष है कि मैं इसके नोक से आपके कान में भोग दिया। उसी तरह ममता दीदी ने अपना काम तो किया है, लेकिन ममता दीदी जो जो नीचे गई है, जो तो उनके लोग उनके सामने में ममता दीदी अपनी ये अपनी वो जो चापलूसी वाली बात होती है वो करती है, करते हैं। लेकिन मौलिक बात में ममता दीदी को वो लोग ठग रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, और ये कमजोर करने की साजिश नीचे तबके से प्रारंभ हुआ है। तो नीचे तबके को ममता दीदी हो चाहे अभिषेक जी हो, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी हिंदी भाषियों के मन में। इलेक्शन के बारे में बताइए क्या? 2026 में फिर ममता दीदी मुख्यमंत्री बनेगी उनके संग। और दूसरी बात मैं कहा ना कि हम कहने के लिए भले ही 68%, ठीक है, लेकिन हम लोग में वो मिथिला में जब शादी या जनेऊ होता है ना, तो दुर्वाक्षत का मत थोड़ा सा चावल होता है, थोड़ा उसमें धान होता है, थोड़ा दूध होता है, उसको लेके हम लोग दुर्वाक्षत का मंत्र पढ़ते हैं, आयुष्मान भव का। तो दुर्वाक्षत का मंत्र जब फेंका जाता है ना, तो कुछ तो दूल्हे के माथे पे गिरता है, कुछ उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी को गिरता है, कुछ नीचे में गिर जाता है। तो हमारे हिंदी भाषी 58% की 62% की 68% है तो, लेकिन हम लोग वोट देते वक्त में कभी कोई तृणमूल हो जाते हैं, कभी बीजेपी हो जाते हैं, कभी कांग्रेस हो जाते हैं। तो हम लोग का दुर्वाक्षत की मंत्र की तरह हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। फल ये होता है कि राजा राजा बन जाता है और हम लोग बेवकूफ की तरह बैठे रहते हैं। यही तो सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।